हाय एवरीवन, वेलकम टू इंक्वेस्ट आईएएस। कैसे हो आप सभी और सबकी स्टडी कैसी चल रही है। मैं अंकिता जिंदल और आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 22 के लिए एंड स्पेशली आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो सेक्शन होता है GS2 के अंदर, वहाँ पे ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एडिटोरियल जो है वो नॉर्मली पॉलिटिक्स वे में है, पॉलिटिक्स वे पॉइंट में लिखा गया है कि जो मोदी 1.0 है और मोदी 2.0 है, इसमें क्या चेंज आए हैं, क्या पहले फोकस किया गया और क्या अब फोकस किया जा रहा है। हालांकि कुछ एडिटर ने कुछ इसी तरीके से लिखा है, बट हम उसको अपने यूपीएससी के पर्पज़ से किस तरीके से अपने इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगा तो वो हम लोग यहाँ पे जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्टिकल है आप लोगों ने भी देखा होगा, अंडर मोदी 2.0 अ कोर्स करेक्टेड फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया का क्या फोकस है, क्या मतलब वो सोच रहे हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हैप्पी मोहन जैकब जी हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक नया ही मोमेंटम, नया ही बदलाव देखने को मिला है। चाहे हम अपनी डिज़ाइन की बात करें, आर्टिकुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो जो 1.0 था और अभी 2.0 है उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिला है। मेनली 1.0 में हम लोगों ने ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी पे फ़र्क नहीं डाला, मतलब ज़्यादा इस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन पे, और उनको बहुत ज़्यादा कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया के जो नेबरहुड रिलेशन है, हालांकि हम उस समय तक सेल्फ लिमिटेड थे, इंडिया खुद ही तक लिमिटेड ज़्यादा तक रहता था। चाहे आप लोग श्रीलंका वाला इशू ले, राजपक्सा और इलेक्शन वगैरह वो वाला इशू, या फिर हम लोग नेपाल में इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात करें, या फिर बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम्स वाले टॉपिक में बात करें, तो हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनेक्टेड नहीं थे। हालांकि असर पड़ रहा था हमारे ऊपर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस का असर पड़ रहा था, बट हम इतने ज़्यादा फोकस नहीं थे। बट यहाँ पे मोदी 2.0 के आने के बाद कुछ चेंजेस आपको फॉरेन पॉलिसी में देखने को ज़रूर मिले हैं। तो बीजेपी सरकार कहती है कि भाई कई साल वेस्ट करने के बाद अभी जो है कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है ताकि इंडिया एंगेज कर सकता है वर्ल्ड के साथ। ठीक है, MEA अपीयर टू हैव बीन टेकन द रेन्स ऑफ द कंट्री फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द बीजेपी अपार्चिक्स प्रेफरिंग सब्सटेंस ओवर स्टाइल। वही चीज़ है कि भाई MEA इसके एक बागडोर जो है वो संभालने वाली है कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का। यहाँ पे एक कॉन्सिलेटरी पॉलिसी को फॉलो किया गया है कि भाई हिंदुत्व आइडियोलॉजी और जो एग्रेशन है हमारा न्यू दिल्ली का, वो कुछ इस तरीके से है कि सचिन आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट, या तो तुम हमारे साथ या फिर तुम हमारे खिलाफ। एक नॉर्मल वाली चीज़ हम लोग फॉलो नहीं कर रहे थे अभी तक, ये हमारा एटीट्यूड था, या तो तुम हमारे साइड हो या हमारे सामने खड़े हो, वो वाला एटीट्यूड फिलहाल तक था। ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इन इट। और यहाँ पे जो हिंदू रिलीजियस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो नेपाल के साथ हम लोग कुछ अपने रिलेशंस बनाना चाहते हैं, नेपाल के साथ कुछ हिंदू रिलीजन से लेके कुछ कनेक्शन और कुछ रिलेशन जो है वो हम लोग यहाँ बनाने की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द VD सावरकर विजन। VD सावरकर का कहना ये है कि जो पूरी टेरिटरी है, चाहे हम लोग कश्मीर की बात कर रहे हैं, है ना, या हम लोग नेपाल की बात कर रहे हैं, गोमंटिक की बात कर रहे हैं, पौंडीचेरी, या किसी भी फ्रेंच पोजेशन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये हमारा नेशनल और हमारी टेरिटरियल यूनिट है और हम इसको फ्री और सेंट्रलाइज स्टेट के हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये VD सावरकर का कहना है। ठीक है, अब वो दिन जा चुके भाई, है ना। तो जहाँ पे मैनर इन विच बीजेपी लेड गवर्नमेंट रीच आउट टू द तालिबान शेडिंग इट्स पार्ट रिजर्वेशन इट्स आउटरीच टू द वेस्ट गल्फ स्टेट आर नॉट वर्दी। अब इंडिया की जो नई नेपाल पॉलिसी है वो हिंदुत्व फैंटेसी पे है, यानी कि यहाँ पे एक रियल पॉलिटिक्स होते हुए आपको नज़र आ रही है कि आप एक तरीके से रिलीजन का सहारा लेके यू आर डूइंग द पॉलिटिक्स। ठीक है, वो एक क्रिटिसाइज़ किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट को। एंड फ्रेंडली आउटरीच बोला गया है बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ जब हम लोग जुड़े हमारा रिलेशन, तो उसके हम लोगों ने रिजल्ट भी देखे, राइट। इसके साथ न्यू दिल्ली इज एबल टू फ्रेमिंग ऑफ द वर्ल्ड बॉडी रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस इन अफगानिस्तान। इंडिया, आप लोगों को पता है कि
यूएनएससी का इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन प्रेसिडेंसी होने की वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशंस वहाँ पे पास कराए, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड बात कर रहा था कि किस तरीके से हम लोग तालिबान 2.0 से डील करेंगे। वहाँ हम लोग तालिबान के साथ खड़े थे, वहाँ हम लोगों ने अफ़गानिस्तान को एड की बात करी, है कि नहीं। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग 2.0 में जो भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि भाई यूएनएससी वॉज होल्डिंग इंडिया वॉज होल्डिंग द यूएनएससी प्रेसिडेंसी अलॉन्ग विद द आउटरीच टू द तालिबान व्हेन जब का जो सारा वर्ल्ड है वो स्ट्रगल कर रहा था इस बात पे कि वो 2.0 से कैसे डील करेंगे। तो ये भी बात एक हमारी एक रिमार्केबल रहेगी। इंडिया इसके साथ आपको क्वाड के साथ जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्वाड को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया है। इसके साथ जब ग्लासगो में नेगोशिएशंस हुई थी, है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब ग्लासगो में नेगोशिएशन हुई थी तो इंडिया ने वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो कुछ अच्छे तरीके से दिखाई है। पेरिस एग्रीमेंट में ग्लासगो में बात हुई थी अबाउट द क्लाइमेट चेंज, और इंडिया ने उस नेगोशिएशन में इंडिया ने अभी तक के लिए जो चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि यूएनएससी में इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर है, और ड्यू टू हैविंग अ प्रेसिडेंसी ओवर देयर इंडिया ने वहाँ पे एक तरीके से डोमिनेंस बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, डोमिनेंस किए, काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस वहाँ पे पास किए हैं। किस तरीके से हम लोग तालिबान 2.0 को एड कर सके या उसको डील कर सके उसके बारे में बात की है। चाहे हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, चाहे हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इन तीनों चीज़ों पे भी इंडिया ने यूएनएससी में फोकस किया है। इसके साथ अगर बात करें तो क्वाड को भी स्ट्रेंथन किया है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रियां शामिल है आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जब ग्लासगो में नेगोशिएशंस हुई थी अबाउट द क्लाइमेट चेंज, हालांकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है लेकिन फिर भी जो डेवलप्ड कंट्री है उस पर इंडिया ने अपना डोमिनेंस बनाने की ट्राई किया था, और जो कि बनाया भी था, बना के रखा था मतलब एक तरीके से, राइट। इसके साथ अलग बात करें और क्या क्या आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। While the same time pushing back attempt to scrutinize securitizing climate change at UNESC also indicate कि भाई हमारा जो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की जैसे भी हमारी सरकार या इंडिया जो है वो देखने को मिले। द मोदी एनेबलनेस एंड सोफिस्टिकेशन, यहाँ पे हमारी जो सरकार है उसके लिए बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है ना वो कुछ, एक तो हमारी जोग्राफिकली इकोनॉमिक लोकेशन अच्छी नहीं है, ऊपर से वी वॉन्ट टू मेक अ गुड रिलेशन विद द यूएस एंड रशिया के साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन यूएस और रशिया तो एक दूसरे के साथ नहीं बनाना चाहते। ये चीज़ हमारे लिए बड़ी कंसर्न की बात हो जाती है। अगर हम लोग S-400 रशिया से खरीदते हैं तो भाई वॉशिंगटन की सैंक्शंस हमें लगती है, बट एक फ़ायदा हमें यहाँ पे ये होता है कि अगर आप इसके बारे में बात करते हो, यूएस के बारे में बात करते हो, तो उनके पास जो डिफेंस की पॉलिसी है ना वो बड़ी स्ट्रेंथन है। उनके पास जो डिफेंस की लॉबी है ना, एक तरीके से बोलते हैं, वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन है उस चीज़ में। और अगर हम लोग इंडिया के कंसर्न की बात करें तो इंडिया यूएस के जो डिफेंस का इंपोर्टर है उनमें से एक है। जो 5 बिगेस्ट इंपोर्टर है ना यूएस की डिफेंस चीज़ों में, आर्म की चीज़ों में, उसमें इंडिया अकेला है। तो कैसे वो हमें स्ट्रेंथन करेंगे? अगर ऐसे सैंक्शंस लगाते हैं, सैंक्शन अगर यूएस इंडिया पे लगाते हैं तो कौन खरीदेगा? हम इस तरीके से यूएस हम पे सैंक्शन लगा के फायदे में नहीं रहता, ठीक है। लेकिन हमें ना ही तो यूएस से बिगाड़नी है ना ही रशिया से बिगाड़नी है, इसीलिए अगर हम लोगों ने S-400 रशिया से खरीदा है, इसके बदले में यूएसए से हमने बहुत सी चीज़ें खरीदी है। एग्जाम्पल अपाचे की बात करते हो आप लोग, या फिर आप लोग US थर्ड की बात करते हो, या दूसरी आर्म इक्विपमेंट की बात करते हो, तो हम लोगों ने यूएस से वो सब चीज़ें खरीदी सो दैट कि यहाँ पे टाइज बैलेंस्ड हो गए हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसके साथ क्वाड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग वर्ड फ्रॉम द मॉस्को शो एन एबिलिटी टू स्मार्ट बैलेंस, इसको वहीं पे मॉस्को ने कहा है कि भाई इस तरीके से तुमने ना कॉन्ट्राडिक्शन को स्मार्ट बैलेंस करके रख दिया है। वेस्ट एशियन रीजन टू न्यू दिल्ली अब और भी बैलेंस कर रहा है, अरब स्टेट और इसराइल के बीच में, यूएई और इसराइल के बीच में बैलेंस कर रहा है, ठीक है। इसराइल और अरब जो भी स्टेट है, यूएई है, उनको
बैलेंस करना उनके रिलेशन को, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। इजराइल ईरान की बात कर लो, ईरान और गल्फ स्टेट की बात कर लेते हैं, और ईरान और यूएस, ये भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। ईरान हमारे लिए 6 बार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से अगर यूएस सैंक्शन लगाते हैं तो भैया समस्या हो जाएगी। तो इनको भी बैलेंस करना हमारे लिए एक बड़ा ही चैलेंज है, राइट। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, अराइवल ऑफ द वेस्ट एशियन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि वेस्ट एशियन क्वाड, जिसके अंदर यूएस, इंडिया, यूएई और इजराइल है। यहाँ पे भी यूएई और इजराइल आपको दोनों देखने को मिलता है, तो इंडिया को इसमें भी जो है वो एक अपना हाथ देखना होगा, राइट। और ये भी हमारे लिए एक चैलेंज हो जाएगा। तो न्यू दिल्ली या फिर इंडिया की बात करें तो ये सब इंडिया के लिए चैलेंज है कि किस तरीके से हम लोग फॉरेन पॉलिसी को फाइनाइज कर रहे हैं। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मोदी 2.0 है, यहाँ पे हम लोग पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से बहुत ही बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चिंता की बात यह है कि हम लोग इतना बैलेंस कर रहे हैं और भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि एमबीए के पास जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, वो कम है। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मेन एंड वुमेन जो भी है वहाँ पे काम करने वाले, उनका शॉर्टेज, स्टाफ शॉर्टेज वहाँ पे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा। इसके साथ इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ भी आपको कुछ अच्छे बैलेंस होते दिखाई देते हैं। अगर हम लोग एलएसी की बात करें, चाइना का वहाँ पे जो प्रेजेंस है, चाइना और इंडिया के बीच में जो एलएसी में प्रॉब्लम आई है ना, उस पर भी बात करें तो इंडिया चाइना के रिलेशन भी बैलेंस हम लोग यहाँ पे करते हुए नजर आए हैं। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट गाइस फिलहाल तक? इसके साथ आगे बात करते हैं कि आई थिंक नीचे कुछ पेज बच गया है, बट यहाँ पे ये था कि इंडिया और चाइना एलएसी की वजह से वहाँ पे काफ़ी क्लैश आपको देखने को मिला है एलएसी पर, इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी आपको 67% इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं देखा गया है, तो 67% यहाँ पे ट्रेड इंक्रीज हुआ है, तो हमारी इकोनॉमी को कोई हार्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज अ गुड पॉइंट है। इसके साथ बोला जा रहा है कि 2019 में इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो आरसीई पे कोई फोकस नहीं करेंगे, उसको पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन इसके साथ जो बिम्स्टेक है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, राइट, उस पर हम लोग काफ़ी फोकस करेंगे। इसके साथ और भी कुछ बोला गया है कि इंडिया ने फिलहाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी स्टार्ट नहीं किया है, गवर्नमेंट हैव टू बी रीथिंक ऑन इट, राइट। लेकिन 2022 में न्यू दिल्ली शेड्यूल कर रही है कि एफटीए नेगोशिएशन यूके और कनाडा के साथ हो जाए, और हम लोग जीसीसी कंट्रीज के साथ भी अपनी कुछ और पॉसिबिलिटी रहे कि हम लोग उनसे भी अच्छा ट्रेड यहाँ पे कर सकेंगे, ठीक है। इसके साथ गवर्नमेंट की डिसीजन है टू रिज्यूम लॉन्ग सस्पेंडेड, जो काफ़ी लंबे समय से सस्पेंडेड नेगोशिएशंस पड़ी थी, उनको रिज्यूम करने की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। मोदी गवर्नमेंट का उद्देश्य है, रियलाइज किया है उन्होंने कि वो अपनी इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये हमारे पास $3 ट्रिलियन है, तो ये जो टारगेट रखा गया दैट इज टिल द 24 to 25, और हम लोग इस फैंटेसी को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेंगे। इसके साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट और कुछ और चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखते हो पूरे आर्टिकल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। In sum, New Delhi appear to be finalized to pursuit of the national interest, a serious business, and must move beyond the promotion of ideologic एंड पर्सनैलिटी कल्स। हमें बियॉन्ड बिजनेस जाके बात करनी होगी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कुछ ना कुछ एक नया वे ढूंढना होगा। न्यू रीजनलिज्म विद और विदाउट सार्क के हमने इस चीज़ को देखना होगा। पाकिस्तान और टेररिज्म पोज नो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इंडिया। पाकिस्तान और टेररिज्म से ज़्यादा इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही नई दिल्ली इस पर कुछ ज़्यादा खर्च करने वाली है। यू आर आफ्टर ऑल डिफाइंड ऑल बाय योर ऑब्जेक्शंस। तो ये वाली चीज़ है, हैप्पी मोहन जैकब ने बात की है। तो मेनली अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्या क्या चीजें, क्या क्या हाईलाइट है दैट यू मस्ट बी रिमेंबर इन दिस आर्टिकल। सबसे पहले तो आप लोग यूएनएससी के बारे में जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज यूएनएससी, इंडिया किस तरीके से कब क्या इसका मेंबर जो है वो बना है। इंडिया के साथ किसी कंट्री के रिलेशंस की बात करें तो इंडिया के साथ नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के पहले क्लैश थे, बट नाउ इट्स ऑल राइट, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्वाड की बात करते हैं। यूएनएससी के साथ क्वाड को इंडिया ने स्ट्रेंथन किया है। पेरिस एग्रीमेंट में ग्लासगो नेगोशिएशंस हुई थी, वहां पे भी इंडिया ने काफ़ी फोकस किया, और जो डेवलप कंट्री उनको डोमिनेंस किया। दैट इज गुड पॉइंट फॉर अस, ठीक है।
इसके साथ हम लोग किस तरीके से कंपटीशन बना के चल रहे हैं। हाँ, एक इसमें आर्टिकल ये था कि जो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास की जो कंट्रियां हैं ना, नेबरहुड है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, इनसे ही हमारे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। और जबकि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, डेवलप्ड है, वहां पे बहुत एक बड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिला है। एग्जाम्पल की बात करें, यूएस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इन सब के बीच में एक बड़ा कॉम्पिटिशन है। अब इंडिया को अपनी इस लोकेशन से बाहर निकल के इस बड़े कॉम्पिटिशन में शामिल होना है, तो वो चीज़ हमारे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगी। और इंडिया यूएस और रशिया के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाने की बात अभी मतलब जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है दैट यू मस्ट बी रिमेंबर। इसके साथ कैसे हम लोग यूएई और इजराइल जैसे स्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके बैलेंस बनाते हैं, ईरान और यूएस के साथ बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर अस, राइट। एंड RCEP और सार्क क्या है, वो चीज़ हमें यहाँ पे फोकस करनी है। इसके साथ पाकिस्तान और इंडिया के टेरर के ऊपर भी बात हम लोगों को यहाँ पे करनी है। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया ये, सो दैट कि इजीली कवर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आपको इंक्वेस्ट IAS में मिलती रहेंगी। कोई डाउट क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस एडिटोरियल आपको समझ में आया है तो just do like the session guys, share it with your lots of friends and subscribe your own channel, that is Inquest IAS. Hit the bell icon to get all the recent update. ओके, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।